टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस है, इसको समझने के लिए वी हैव सम प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एक आपने पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ, ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? हुक्स लॉ सिंपल, जिसका मतलब है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लीनियरली रिलेटेड, सिंपल। अगर हमें स्ट्रेन पता हो तो हम उसको ई से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, ये स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेन की बात हो रही है ना, इसका पूरा नाम नॉर्मल स्ट्रेन है। नॉर्मल स्ट्रेन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, लेट्स से अगर ये कोई एरिया है जिसका टोटल एरिया ए है, और लेट्स से ये मेरा एक रेफरेंस एक्सिस है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमेशा किसी रेफरेंस एक्सिस, जैसे मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट होते हैं, इसी तरह फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और इवन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हमेशा किसी एक्सिस के रेफरेंस से होता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय, अगर इस पूरे एरिया का सेंट्रॉइड ये हो, उसका डिस्टेंस इस रेफरेंस एक्स का नाम लेट से एक्स है, ठीक? तो मैं कहूंगा अगर ये इसका जो डिस्टेंस को मैं वाई बार कह दूं, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ दिस टोटल एरिया अबाउट दिस एक्सिस एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस एक्स या एक्स एक्सिस, मैं ऐसे लिखूंगा एरिया टाइम्स, मैं ऐसे लिख देता हूं डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड of the area with respect to the axis, जो अब आपका रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है? दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक हो गया? अब एरिया तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना, सम एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, अगर सॉलिड एरिया है तो। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इट कैन बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा वो जो रेफरेंस एक्सिस और वो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं। जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव मानता हूँ, राइटवर्ड पॉजिटिव मानता हूँ, तो दिस वाई बार वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस होल प्रोडक्ट एरिया इनटू दिस डिस्टेंस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस लेट से इधर होता, तो यू कुड हैव गॉट नेगेटिव आंसर फॉर दिस, ठीक है? It means this can be maybe positive, negative or zero. अगर मैं ये स्पेशल केस इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा रेफरेंस, चलो मैं इसको रहने देता हूँ और मैं कहता हूँ मेरा एक और रेफरेंस एक्सिस कोई और लेता हूँ मैं अभी, मैं कहता हूँ ये अगर रेफरेंस अगर मेरा एक्सिस रेफरेंस वाला ये होता थ्रू दिस सेंट्रॉइड, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, ये मेरा, मैं इसको कोई नाम दे दूं, एक्स प्राइम कह देता हूं, एक्स प्राइम एक्सिस, जो भी नाम देना चाहें आप, कोई और एक्सिस ये नहीं मैं कहना चाह रहा था। अगर एक्स प्राइम एक्सिस इस सी पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड है एरिया का, उससे गुजर रहा है, तो इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कितना होगा? 0। इससे हमें क्या पता चला? इफ द रेफरेंस एक्सिस is a centroidal axis of the area, then first moment of area about
that एक्सिस इज इक्वल टू 0। एग्री? यानी वो जो आपका रेफरेंस एक्सिस है वो खुद एक सेंट्रोइडल एक्सिस है। उस एरिया का सेंट्रोइडल एक्सिस समझते हैं ना, जो एक्सिस उस पॉइंट में से पास करें। मतलब यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक हो गया? यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सिंगल पॉइंट। क्लियर हो गया? ये बात याद हो गई? अच्छा, अगर इसका मतलब है कहीं पे आपको ये मिल जाए, सो इफ अगर हमें कहीं ये स्टेटमेंट मिल जाए, इफ वी नो दैट, अच्छा, इफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू 0, इससे आपके जहन में क्या बात आ रही है? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू द सेंट्रोइडल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट। एरिया तो 0 है नहीं, बिकॉज अगर वो 0 इसका मतलब है कोई चीज थी नहीं। इसका मतलब है वो डिस्टेंस 0 था। इसका मतलब है वो जो एक्सिस था रेफरेंस आपका, वो क्या था? सेंट्रोइडल एक्सिस था। जो रेफरेंस एक्सिस जिसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे थे, दैट वाज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक हो गया? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस डिस्कशन। अच्छा, इस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि हम इस टोटल एरिया को डिवाइड कर दें इन स्मॉल सेगमेंट्स, और ये चले मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं समवेयर ओवर हियर। नॉर्मली जो बुक्स में आपको इसकी फॉर्म मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। इसको मैं हटा देता हूं। यानी एक तरीका ये है कि जिस एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, आप उस पूरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय उस पूरे एरिया का सेंट्रोइडल डिस्टेंस, सी से लेके एक्सिस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप इस तरह कर लें कैलकुलेट, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें और हर ब्लॉक का एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसी ब्लॉक का सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इस तरह से आप सम अप कर सकते हैं इसको। गेटिंग इट? व्हाट डज इट मीन? ये एरिया और इसका सेंट्रोइड ये है। अगर इस छोटा जो एरिया ब्लॉक मैंने स्क्वायर बनाया, एक शेप मैंने बनाई है, अगर इसका एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर दूं बाय DA, differential area, it means it is a bigger part, sorry, it's a smaller part of the total area, DA, और उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है उसको मैं अगर शो कर दूं with maybe something like this. Now this is, let's represent it by Y. All right, वो पूरे वाले को तो हम y बार कह रहे थे, हम सबको y बार करते जाएंगे तो फिर थोड़ा सा वैसे ही y बार कहना चाहते कह सकते, लेकिन हमें मतलब तो इसका पता चल रहा है ना, उस स्मॉल एरिया के सेंट्रोइड से लेके रेफरेंस एक्सिस तक का डिस्टेंस। अगर मैं गुड क्वेश्चन, अगर मैं इस एरिया का जो छोटा ब्लॉक, ग्रीन ब्लॉक जो नजर आ रहा है, इसका अगर मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करता तो 0 था, लेकिन इस वक्त मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है x, तो ये 0 नहीं है। अच्छा, इसको समेशन इस तरह बन सकती थी, ये समेशन की फॉर्म में ये हो सकता है। मसला अगर मैं जनरली इसको नाम डेल्टा A कह देता तो ये ऐसे बन जाता, डेल्टा A इंटू Y। इसी तरह अगला, अगर मैं इसको फर्स्ट एरिया को डेल्टा A1 और Y1 ऐसे कह दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है आई नीड टू डू दिस। एग्री? या मैं ऐसे लिख देता हूं, और इसी को आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का डिफरेंशियली अगर इंटीग्रेशन का, अब मुझे नहीं पता आपको कोई बात समझ आने लगी है या नहीं, DA मल्टीप्लाइड बाय Y, ये यही चीज है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है।
इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है ना। पता नहीं अब ये बात मैं आपको कितनी समझा सका हूँ, ये कुछ मैथमेटिक्स है, ठीक है। दिस व्हाट इंटीग्रेशन एक्चुअली मीन्स। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब यानी इसमें फिर ये यहाँ तो हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 लिख रहे हैं, तो ये दे कैन बी बिगर ब्लॉक्स एज वेल, देन दे आर नॉट नेसेसरीली डिफरेंशियली स्मॉल ब्लॉक्स डेल्टा A1 डेल्टा A। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इट मीन्स अ डिफरेंशियली स्मॉल एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस, हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब है दिस, या इसका नॉर्मली फॉर्म ऐसे लिखा जाता है इसको यूं, डी ए इंटू वाई या वाई इंटू डी ए, सेम थिंग हो गया ना। अच्छा, ये इंटीग्रेशन अगर मैंने ये बताना हो कि ऑल ओवर द एरिया करनी है, ऑल ओवर द एरिया का मतलब ये कि डी जो मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स कंसिडर कर रहा हूं वो पूरा एरिया को मैंने कवर करना है, ठीक हो गया। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की आमतौर पे आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए कि मेरा रेफरेंस एक्सिस क्या था, मैं डिस्टेंस हर दफा कहां से ले रहा हूं, एक्स से। सो दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कहां से पता चला, इस डिस्टेंस से, जहां से डिस्टेंस लिया जा रहा है, क्योंकि एरिया तो एरिया ही है ना, जिस जो आगे चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोई रेफरेंस एक्सिस से फासला है, वो रेफरेंस एक्सिस से किस एक्सिस से फासला है वो बता रहा है हमें कि किस मोमेंट ऑफ एरिया किस एक्सिस के अबाउट हम ले रहे हैं। डिड यू गेट दिस पॉइंट? इसका मतलब है इफ यू सी रिजल्ट लाइक दिस, जो ऊपर हमने स्टेटमेंट डिस्कस की, इफ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज इक्वल टू 0, it means that the reference axis was a centroidal axis. So if you see something like this, what would it mean? That x-axis is centroidal axis. और यहीं से आपको सेंट्रॉइड की भी डेफिनेशन यहीं से निकलती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिया से। सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड तो एक पॉइंट होता है, लेकिन अगर मैं सेंट्रॉइडल कोऑर्डिनेट की बात कह दूं, क्या डिस्टेंस जिसको आप कह सकते हैं, जो इस केस में वाई बार इस फॉर्म में कुछ निकलेगा, वो भी बेसिकली यानी ये भी सेंट्रल कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सिस होगा ना। वो जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट को वो किसी एक्सिस से ले, वो कोऑर्डिनेट बेसिकली डिस्टेंस ही होता है ना उस पॉइंट का से उस एक्सिस से। तो विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सिस जो सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट है, दैट इज आल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दी एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है, वही एक्सिस की बात हो रही है जिसके अबाउट, जिसके लिहाज से हम सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं, divided by the total area. By the area simply आप लिख दें, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ टोटल एरिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। वैसे ऊपर भी टोटल एरिया, बस सिंपली एरिया ही ठीक है यार, एरिया ठीक हो गया। यानी इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता था, सॉरी, अच्छा मैं अगर y बार की जनरल इक्वेशन, इसका मतलब है लिखूं मैं y बार अगर कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब है इफ रेफरेंस एक्सिस इज, मैं लिख देता हूं, इफ रेफरेंस एक्सिस इज x एक्सिस लेट्स से, तो जो सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट होगा वो y की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि एक्सिस आपका x है, तो जो डिस्टेंस है वो y समथिंग इस तरह की फॉर्म में होगा ना। सो देन y बार कुड बी डिफाइंड एज, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं जो अभी लिखी है ऊपर, इंटीग्रल y dA ऑल ओवर द एरिया डिवाइडेड बाय
एरिया। आप इस एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं और समटाइम्स आपको बुक्स में ऐसे भी मिलेगा। इसका मतलब भी यही है ना, सम ऑफ ऑल डी एज ओवर द एरिया, टोटल एरिया। तो अगर ये चीज जीरो है इसका मतलब है वाई बार जीरो है, या वही बात फिर वही कि एक्स एक्सेस जो आपका रेफरेंस है दैट इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, अब है ये तो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। नाउ व्हाट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बस फिर ये हो जाएगा ना, अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस ये हो जाए, इसको मैं चलो वाई कह देता हूँ, तो अब मैं अब मेरे पास जो डिस्टेंसेस हैं, अगर ये रेफरेंस एक्सिस है तो ये एक्स डिस्टेंस कहलाएगा, और जहाँ मैं y लिख रहा हूँ वहाँ y1 की जगह x1, y2 की जगह x2, यहाँ भी y की जगह x, यहाँ भी y की जगह x, यहाँ x की जगह y, सो ऑन। जहाँ y लिखा है वहाँ x हो जाएगा, जहाँ x लिखा है वहाँ y हो जाएगा। एक ही पोजीशन पर हम मोमेंट ऑफ एरिया देखें, एक्स एक्सिस पे देखें और उसी पोजीशन पर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट टू देखें तो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यानी एक्स एक्सिस पे हम डिफरेंट डिस्टेंस हो रहा है तो वैल्यू। हाँ जी, इस एक्सिस के अबाउट और है, इसके अबाउट और है, और इसी तरह जब आप ये चेंज कर देंगे फिर तो डेफिनेटली और होगा। जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये भी एक एक्सिस है, इसके अबाउट भी और वैल्यू आएगी एक। कोई भी एक्सिस के अबाउट लिए जा सकते हैं, सिर्फ ये कि वर्किंग थोड़ी मुश्किल होगी, मे बी डिस्टेंसेज आर इंक्लाइंड और यू हैव टू डील विद इंक्लाइंड डिस्टेंसेज मे बी। एक्सेस के यही मैं शुरू में ही बात कर, इट इज ये टर्म होती है हमेशा किसी एक्सेस के अबाउट। जैसे मैं मोमेंट की बात करूं, मैं आपसे कहूं मैं इस बीम पे ये फोर्क में बीम में कोई चीज टुकड़ा है, इसके ऊपर मैं ये चलो इस तरह मैं कैंटिलीवर बना देता हूं, यहां लोड लग रहा है, मैं आपको कहता हूं मुझे मोमेंट फाइंड करें, आप कहेंगे किस जगह की, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट। वो पॉइंट के अबाउट मैं आपको बता चुका था ना, उसका मतलब ये अबाउट सर्टेन एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट होता है। तो आप कहेंगे किस, जब तक मैं ये एक्सिस डिफाइन ना कर दूं, ये पॉइंट जिसके थ्रू एक्सिस गुजर रहा है वो डिफाइन ना कर दूं, देयर इज नो वे टू डिफाइन कि वो कितना वैल्यू, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में वो डिस्टेंस इंक्लूडेड है, और उस डिस्टेंस का ताल्लुक है आई नीड टू नो कि मैंने किसके अबाउट लेना है। ठीक है, जैसे फोर्स को आप लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट मोमेंट, तो एरिया का सेंट्रॉइड, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम ऑफ द एरिया फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आएगा। शायद ये वर्ड ये यूज ही इसलिए हो रहा है मोमेंट ऑफ एरिया, शायद यूज एक मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मोमेंट है जिसको आप बेंडिंग मोमेंट, ये मोमेंट वगैरह आप यूज, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। मोमेंट ऑफ एरिया इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। ठीक हो गया? So this is the key concept. It is always defined with respect to a certain axis, whether it's the first moment of area or second moment of area. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं second moment of area. So let's say if there is an area of any shape, again we need this always again with respect to certain axis, so we need to define our reference axis before we can start the discussion. So let's say if this is the reference axis, then
So if this is the reference axis, let's give it a name, x-axis, and this is the area, then I is defined as integral y square dA all over the area, and this I is with respect to x. इसकी डेफिनेशन ही यही है. इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के कर दें. इसकी डेफिनेशन ही यही है. यू हैव टू डू वर्क विद दीज इंटीग्रल्स. y square dA. Now since it's square of this distance y, do you think it can ever be a negative value? So it's always a positive number. डेफिनेशन में यही है. अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री बता देता हूँ. इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है सेकंड मोमेंट में. जैसे एरिया है ना, फिजिकल मीनिंग ये है कि ये टेबल है, इसका एरिया बड़ा है, तो आपके माइंड में आता है अच्छा ये कोई इस तरह फैली हुई चीज़ है, और वाइस वर्सा. ठीक है. तो वॉल्यूम, आपको मैं कहूँ कि वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, तो आपको समझ आती है कि अच्छा ये कोई चीज़ ऐसी है जिसको ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है. सेम गोज फॉर अदर क्वांटिटीज. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऐसा नहीं है. सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया प्योरली एक मैथमेटिकल टर्म है. क्या मैंने कहा? यानी अभी जो इक्वेशन हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उन इक्वेशंस और कुछ और इक्वेशन, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ये टर्म शायद सुनी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जिसको आप बोलते हैं. तो एक इंटीग्रल जो कई जगहों पे आ रहा था उसको एक नाम दिया गया है बस, वाई स्क्वायर डी. कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. हाँ, जब स्टैंड अलोन कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब आप किसी इक्वेशन के अंदर इस टर्म को ले आए, फिर उस इक्वेशन में कुछ सिग्निफिकेंस तो ज़ाहिर आएगी ना. लेकिन स्टैंड अलोन कोई मीनिंग नहीं है. जैसे एरिया है ना, स्टैंड अलोन भी एक मीनिंग रखता है, वॉल्यूम एक स्टैंड अलोन मीनिंग रखता है, लेकिन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया स्टैंड अलोन इट हैज नो मीनिंग. बस ये एक इक्वेशन है डिफाइंड बाय दिस इंटीग्रल, एक पैरामीटर है डिफाइंड बाय दिस इंटीग्रल. अच्छा, आई वाज टॉकिंग, अच्छा ये अगर लेट्स से इसमें मैं इन पैरामीटर्स को शो कर दूं जो मैंने अभी इक्वेशन में लिखी है. दिस इज द डिफरेंशियल एरिया वी आर कंसिडरिंग एंड इट्स dA. तो ये इसका डिस्टेंस हमने शो किया है y. और अगर मैं आई वाई डिफाइन करता, इंटीग्रल x स्क्वायर dA ऑल ओवर द एरिया. ठीक हो गया. अच्छा, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नाम सुना हुआ है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम सुना हुआ है? ये एक पर्सन ने क्यों सुना हुआ है? हैं? उन्होंने कोई अलग से पढ़ा हुआ है? सुना हुआ है ना? बेसिक मैकेनिक्स सुना हुआ था. ये सारा जो पढ़ा रही है बेसिक मैकेनिक्स ही है. अच्छा ठीक है, पढ़ा तो था ना. अच्छा, अगर आप क्विकली इसको रिव्यू करना चाहें इस टॉपिक को, तो आप इस बुक के चले जाएं अपेंडिक्स में. ये सेंट्रॉइड, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, पार्ट बाद में लीजिएगा. ये सेंट्रॉइड, इसी के अंदर ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ये, और ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मैंने आज के रेफरेंस जो रीडिंग है ना, ये यहाँ ये अपेंडिक्स है इसकी, अभी जो पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, इसको मैं आपको यहीं से या तस्वीर ले लेता हूँ.
All right. So we are discussing parallel axis theorem. चलो मैं आपको हेडिंग भी डाल देता हूँ फिर आप वैसे मेरा इरादा कोई नहीं था आपको पढ़ाने का, लेकिन अब ओके. सो व्हाट डज दिस थ्योरम से एंड व्हेन वी यूज इट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करते, पहले सिचुएशन को कंसिडर कीजिएगा कि सिचुएशन है क्या. अगर ये एक एरिया है जो आपको नजर आ रहा है शेडेड, और इसका लेट्स से ये इसका सेंट्रॉइड है, और उस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस वो ये हैं dx और dy. हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट dx, वर्टिकल कोऑर्डिनेट dy. ठीक हो गया ना. और इसके जो सेंट्रॉइडल एक्सिस हैं उनको हम लेबल कर दें x प्राइम और y प्राइम. दो एक्सिस हो गए, दो सेट ऑफ एक्सिस, वन आर दीज x एंड y एक्सिस. और इसके इस बॉइड एरिया के सेंट्रॉइड से पास करने वाले दो और एक्सिस हैं. लेकिन एक चीज है कि ये वाला एक्स इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस और जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला एक्सिस पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. ठीक. जी मैं अभी क्लास में हूँ, आप मुझे टाइम दे सकते हैं? मेरी 4 बजे तक क्लास है. 4 बजे तक. 4 बजे. अच्छा, इसका ये सेंट्रॉइडल एक्सिस और जिस एक्सिस की अभी हम बात करने जा रहे हैं ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है. दो. अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन, वो मैं अभी आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जानी थी, लेकिन मैं आपको ये गिवन क्या है और फाइंड क्या करना होता है ये पता हो, यानी कब इसको यूज करना है. अगर आपको नीड टू हैव अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, अगर आपको इस एरिया के अपने एक सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स प्राइम के अबाउट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया पता है, यानी यू नो आई एक्स प्राइम, और आप ये फाइंड करना चाहें अबाउट अनदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस, फिर हम यूज करेंगे. गिवन नॉन क्या होगा हमें? आई एक्स प्राइम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रॉइडल एक्सिस पता होगा, और किसी और एक्सिस जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल होगा उसके अबाउट फाइंड करना होगा. ठीक हो गया. इन दैट केस वी यूज इट. अच्छा, बाय डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो इस एरिया मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अगर मैं आपसे कहूं कि ये एरिया और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? आई एक्स वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी वाई स्क्वायर डी ए हम कहते हैं ना. व्हाट इज वाई? इस एक्सिस से डिफरेंशियल एरिया का डिस्टेंस यही होगा. नाउ दिस y इज इक्वल टू दिस, ये जो टोटल y है जिसको हमने ये दिस इज y, इट इज dy एंड प्लस y प्राइम. एग्री? व्हाट इज dy? सेंट्रॉइडल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइडल डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम आवर रेफरेंस एक्सिस. सो इस y प्राइम की जगह अगर y की जगह अगर हम y प्राइम प्लस dy लिख दें और फिर उस तरह स्क्वायर कर दें और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दें, वी एंड अप विद दीज 3 टर्म्स. नाउ लेट्स लुक एट देम इंडिविजुअली. व्हाट इज दिस? इक्वेशन के फॉर्म से लग रहा है कि ये कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन है. स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय dA. नाउ जस्ट लुक एट, फोकस ऑन द डिस्टेंस y प्राइम. y प्राइम का रेफरेंस क्या है? किस एक्सिस से डिस्टेंस लिया जा रहा है? x prime. It means this is I
एक्स प्राइम ये क्या है, सॉरी ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, x prime axis, and x prime axis is a centroidal axis. What does it mean? इस इंटीग्रल को किसके इक्वल होना चाहिए? 0. What do you think about this? Total area, simple. So we can, ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक हो गया? क्लियर? इसी तरह अगर आई वाई का होता तो वो भी हम कर सकते थे. आई वाई के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगी आई वाई इक्वल टू आई वाई प्राइम प्लस एरिया इंटू डी एक्स स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं डिस्टेंसेस की बजाय मैं आपको ऐसे बताता हूँ. डी एक्स dy are the coordinates, centroidal coordinates कह सकते हैं, of coordinates of the centroid. Of course with respect to x and y axis, x and y axis. ठीक हो गया? ऐसे ही है ना? अच्छा, एक और चीज मुझे चाहिए यहाँ पे. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कहीं सर्वे में पढ़ लिया होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर पढ़ा है कि नहीं? मसलन अगर ये एक लाइन है, या लाइन नहीं है कोई, मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई कर्व लाइन है जो कि किसी आर्क की फॉर्म में है, तो जब आप कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आर्क, इसका मतलब होता है कि जिस सर्कल का ये पार्ट है आप उसके रेडियस की बात कर रहे हैं. यानी अब मैं ऐसे कहूँ ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस आर्क, ये इसके जो जिस सर्कल का ये पार्ट है उस सर्कल का जितना रेडियस है वही है इसका रेडियस. ठीक हो गया? समझ नहीं आ रही? और कर्वेचर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल है. कर्वेचर इज इक्वल टू, अगर मैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक टर्म यूज करने जा रहा हूं रो, आपने शायद डेंसिटी वगैरह के लिए यूज किया हो, लेकिन मैं बुक से कंसिस्टेंट होने के लिए रो यूज कर रहा हूं. ठीक? और कर्वेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं इसके मुकाबले में एक और सर्कल आपको दिखाता इस तरह का, जो कि इस यानी एक रेडियस आप कर्वेचर आपको दिखाता जो कि जो इसका पार्ट होता इस सर्कल का, इसमें से आपको नजर आ रहा है कि किसका रेडियस बड़ा है, ब्लैक या ग्रीन? ब्लैक वाले का रेडियस बड़ा है. कर्वेचर किसका बड़ा है? किसमें कर्व ज्यादा है?
नीचे वाले ज्यादा ऐसे शार्प टर्म नहीं है उसके अंदर। मतलब मुझे ये बताएं ना, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये और एक ये लाइन चल रही है, बड़े सर्कल का पार्ट है। इसका रेडियस बड़ा है, कर्वेचर कम है। इसका रेडियस छोटा है, कर्वेचर ज्यादा है। समझ आ गई? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, और इसमें एक चीज मुझे ये चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, आप एस से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है? अगर मैं इसकी लेंथ को एस से रिप्रेजेंट कर दूं तो मसला तो नहीं आपको? दिस इज एस, लेट्स से लेंथ ऑफ द आर्क। अगर मुझे ये सबटेंडेड एंगल पता हो, लेट्स से एंगल थीटा हो और ये रेडियस आर हो, तो चलो मैं रेडियस को रो से रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो मैं एस को क्या लिख सकता हूं? रो इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। एग्री? ये भी आपकी बेसिक। नाउ इफ यू आर comfortable with these basics, I hope you should have no problem with what I'm going to discuss right now. Now I'm going to take you to the actual topic, which is bending. इस टॉपिक के अंदर हम कुछ assumptions लेने जा रहे हैं, यानी कुछ assumptions consider कर रहे हैं to simplify the derivation. और ये नोमेनक्लेचर भी जरा देखिएगा। हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है ना, क्रॉस सेक्शन का जो प्लेन है उसके अंदर जो दो एक्सिस बनेगी, एक आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहना चाहे तो कह सकते हैं, उसको हम y और z कहेंगे। y हम वर्टिकल वाले को कहेंगे और z हम हॉरिजॉन्टल वाले को। ठीक हो गया? ये एक्सिस आपको क्लियर हो गए? एक्स एक्सिस इज लॉन्गिट्यूडनल, y and z are in the plane of the cross section. इसके अंदर हम जितनी डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बीम हम कंसिडर कर रहे हैं, ये बीम्स की बेंडिंग का टॉपिक है, उस बीम की, यानी सिर्फ उन बीम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर जिनका ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता हो। ये वाला, ये वाई आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आप समझते हैं ना? नहीं समझते? एक्सिस ऑफ सिमेट्री फिर तो ये भी प्री रिक्विजिट में अगली दफा पढ़ाना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अच्छा, मैं अगर आपको ये रेक्टेंगल शो करूं, इसका आप मुझे ये बताएं कि ये जो रेड एक्सिस में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये चलो मैं इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं, एज्यूमिंग कि मैंने सेंटर में ड्रॉ किया हो, तो ये इसका एक्सिस सिमेट्री है या नहीं है? अगर ये वाली साइड दूसरी साइड का मिरर इमेज हो तो हम कहेंगे ये जो एक्सिस है ये दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिरर इमेज समझते हैं ना? अगर मैं इस वाले को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं तो लाइन ऑन लाइन आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये एक सेक्शन है, लेट्स से ये यूनिफॉर्म थिकनेस की मैंने ड्रॉ कर दी है, और ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अगर मैं सेंटर में ड्रॉ करता हूं, है। अच्छा, और ये नहीं है। अच्छा, और अगर ये एक एक्स सेक्शन है, ये इसका एक्सिस सिमेट्री है? अगर मैं इस ऊपर वाले को नीचे के ऊपर फ्लिप कर दूं तो लाइन ऑन लाइन आएगी? अच्छा, मैं अगर फ्लिप करता हूं, सॉरी,
कुछ को तो समझ आ गई, लेकिन कुछ को समझाने के लिए टाइम तो ज़ाया करना पड़ेगा। ये तो इसके साथ लाइन ऑन लाइन आ जाएगी यहाँ तक। जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये इधर फॉल करेगा, तो इधर तो नहीं लाइन ऑन लाइन आ रही ना, इसका मतलब है जो मैंने एक्सिस शो किया इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इस मिड थिकनेस के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करूं, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है नहीं। ओके फाइन, हमारी डिस्कशन सिर्फ उन बीम्स तक लिमिटेड है जिसमें मोमेंट अबाउट z लगे और एक y एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मैंने दो चीजें कही हैं, मोमेंट अबाउट z और y एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, उन तक डिस्कशन लिमिटेड है। ठीक हो गया? ये मोमेंट अबाउट z वाला पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ये मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, जब मैं मोमेंट को डिस्कस कर रहा था कि मोमेंट है क्या, जब हम कहते हैं पॉइंट, जैसे अगर ये बीम हो रिमोट जो है और मैं इसके ऊपर ऐसे लोड अप्लाई कर रहा हूं, ये तो इसका बीम का एक्स एक्सिस है इधर वाला, ये मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, ठीक? तो लोड इसके लेट से मैं इसके इस जगह के यहाँ पे मोमेंट फाइंड कर रहा हूं, तो ये जो लोड है ये ऐसे इसको बेंड ऐसे रोटेशनल सेंस रखता है, जो मेरे फिंगर्स आप देख रहे हैं 4, और जो एक्सिस है जिसके बोर्ड लग रहा है वो है क्या है, थंब के अलॉन्ग ये वाला जो एक्सिस बनेगा। तो अगर बीम में आपके सामने ऐसे रखूं और मैं कहूं ये इसका एक्स एक्सिस इधर है और लेट से वाई एक्सिस अपवर्ड है, तो जी एक्सिस ये, तो जो आप अभी तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते आ रहे हैं ये अबाउट जी तो था ना, अगर मैं एक्स लॉन्गिट्यूडनल और वाई वर्टिकल ले लूं, यानी जो आपको एक्सिस आपकी बीम में नजर नहीं आ रहा इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर है, उसी के अबाउट तो आप मोमेंट फाइंड करते हैं। जब सेक्शन काटते हैं एम शो करते हैं तो वो अबाउट दैट एक्सिस ही तो होता है। जिसका जो क्रॉस सेक्शन है, बीम का सेक्शन समझते हैं ना कि नहीं समझते? अगर ये बीम है, अगर मैं इसको यहाँ काट दूं और इसके सेक्शन को देखूं यहाँ से, जैसे ये बीम अगर काटेंगे तो इसका सेक्शन रेक्टेंगल लाइक नजर आएगी। ड्राइंग भी पढ़ी हुई ना, देखिए वो भी ऑनलाइन ही पढ़ी है, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ी है। अच्छा ठीक है, ओके। तो सेक्शन अगर बीम का काटें तो जो क्रॉस सेक्शन नजर आए उसका वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, उन बीम्स को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मैं आपको शायद 3D में अगर मैं कुछ, वैसे तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, चलो यार काफी है। अच्छा अगर मैं इसका सेक्शन काटूं लेट्स से यहाँ पे, तो जो मुझे नजर आएगा वो इसी तरह का नजर आएगा ना, जो इधर से नजर आ रहा है वो एक रेक्टेंगल होगा। तो इस रेक्टेंगल को अगर अब मैं जो व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो मैं सीधा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्राइंग ड्रॉ की है, यानी समझ लें कि मैंने सेक्शन काटा और इधर से देखा, या आप चाहे इधर से देख लें, जिस साइड को भी देखें, ठीक है? तो इस तरह का रेक्टेंगल नजर आएगा। इस रेक्टेंगल का हमने कहा ये हमारा y है और ये इसका z है। अच्छा x y z एस्टेब्लिश भी ऐसे करने, देखो राइट हैंड रूल तो पता है ना, अगर मेरा x ये पॉजिटिव है और y इस तरफ पॉजिटिव है और मैं अब z को देखना चाह रहा हूं कि z किस तरफ पॉजिटिव होगा, तो मैं ये 4 फिंगर्स मैंने इन डायरेक्शन ऑफ x पॉजिटिव x कर दिए एंड आई कर्ल देम टुवर्ड्स पॉजिटिव y, देन दिस थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव z। अगर मेरा x लेट्स से ये पॉजिटिव होता और ये मेरा y इस तरफ पॉजिटिव होता, तो मैं ऐसे यूज राइट हैंड ही कर लें, ये ना कि इधर हो जाए तो लेफ्ट यूज कर लें।
ये राइट की तरफ फिंगर, ये मैंने टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई रोटेट किया इनको, दिस थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव सी। अगर इस तरह की एक स्ट्रेट बीम है, अभी हम इस वक्त ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि उसका लोड कैसे लग रहा है, सपोर्ट्स कैसे हैं, बस बीम है कोई, और वो बेंडिंग के बाद उसकी ये शेप हो जाए, बल्कि शेप बनेगी, ये कहना चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मोमेंट्स लग रहे हैं ये सैगिंग है या हॉगिंग है? सैगिंग, और हम इनको पॉजिटिव मानते हैं। आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो वर्टिकल लाइंस यहां लगी हुई थी वो अभी भी वर्टिकल ही हैं। सॉरी, वर्टिकल नहीं कहना चाहिए, वर्टिकल नहीं है लेकिन स्ट्रेट है, कर्वेचर नहीं है उनमें। ये जो लाइन बिल्कुल सीधी थी वो ऐसे तो एज अ होल लाइन यूं हो गई है, बट उसके कर्वेचर नहीं आया, जिगजैगनेस या कोई कर्व नहीं है लाइन वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कर्व्ड हो गई हैं, स्ट्रेट नहीं है। वो कर्वेचर मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे इन इंटरनल फोर्सेस का, तो हमने कहा था इसकी जो साइन कन्वेंशन होती है वो बेस्ड होती है ऑन हाउ दैट इंटरनल फोर्स डिफॉर्म्स द बॉडी। तो हमने कहा था बेंडिंग मोमेंट की डिफॉर्मेशन क्या है? एक जनरल नाम दिया था, सैगिंग, हॉगिंग। मैंने कहा था कर्वेचर। पता नहीं आपने जिस तरह से मुझे देखा है ना, मुझे लगा है कि नहीं आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। मैंने कहा था बेंडिंग मोमेंट की डिफॉर्मेशन है कर्वेचर। ये वो वाली है जिसके अंदर मैंने आपको वो कुछ चीजें थी मेरे पास, फॉर्म शॉट टाइप कुछ पढ़ा था, उससे बताया था, स्केल वगैरह रख के मैंने दिखाया था आपको। जैसे कोई एक्सियल फोर्स है उसकी डिफॉर्मेशन क्या हो सकती है, एलोंगेशन या शॉर्टनिंग, इट चेंजेस लेंथ। बेंडिंग मोमेंट की डिफॉर्मेशन क्या है? कर्वेचर, सीधे बीम को कर्व कर देता है बस बेंडिंग मोमेंट। ठीक, अब वो कर्वेचर हमने एक तरह की कर्वेचर को नाम दिया सैगिंग, उसको पॉजिटिव, उस तरह के मोमेंट को यानी सैगिंग प्रोड्यूसिंग मोमेंट को हमने कह दिया पॉजिटिव, हॉगिंग प्रोड्यूसिंग मोमेंट को हमने कह दिया नेगेटिव। लेकिन ये सैगिंग और हॉगिंग बेसिकली सर्टेन वेज ऑफ कर्वेचर हैं, वन वे एंड द अदर वे कर्वेचर्स। यानी असल में जो डिफॉर्मेशन है दैट इज कर्वेचर, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो इस बीम की जो डिफरेंट लाइंस हैं, कुछ लाइंस ओरिजिनल
कुछ लाइन सेगमेंट ओरिजिनल लेंथ से शॉर्ट हो चुकी हैं, कुछ ओरिजिनल लाइन से लॉन्ग हो चुकी हैं। पता नहीं आप इस बात आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी लाइन है जो लॉन्गेट हुई है और कौन सी शॉर्टन हुई है? बॉटम वाली और टॉप वाली शॉर्टन हुई है। अब अगर कोई फॉर्म होता तो मैं आपको उसके ऊपर दिखा देता कि ये देखो आपके सामने हो रही है एलोंगेट या शॉर्ट टर्म, उसलिए मैं फॉर्म को पूछता था। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, एक यहाँ पे तस्वीर देखिएगा, ये एक सीधा मेंबर है। अब ये कर्व, इसको जब कर्वेचर दिया गया तो इसके नीचे वाले मेंबर या ऊपर को देखिएगा, ऊपर वाला मेंबर लॉन्गेट हुआ है या शॉर्टन हुआ है? नीचे वाला। और बीच में कोई ना, अच्छा अगर इसका मतलब है ऊपर वाले एलोंगेट हो रहे हैं नीचे वाले शॉर्टन हो रहे हैं या वाइस वर्सा, जैसे भी कर्वेचर बन रहा है, ये अब हॉगिंग कर्वेचर बन रहा है। सैगिंग के केस में ये सिचुएशन हो जाती। अगर ऊपर वाली लाइन शॉर्टन हो रही है इस केस में और नीचे वाली लाइन एलोंगेट हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक लाइन बीच में आएगी जो ना शॉर्टन होगी ना एलोंगेट होगी। उस बल्कि वो एक तो यहां से तो हमें बाहर से एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन वो पूरी एक सरफेस है। जैसे अगर आपको मैं ये दिखाऊं, अगर ये सेगमेंट ऑफ द बीम है और जब ये बेंड होगा तो हमें इस वक्त जो लाइन उस तस्वीर में नजर आ रही थी वो ये सरफेस वाली लाइन नजर आ रही थी, ये वाली, जो कि ना एलोंगेट होने जा रही है ना शॉर्टन होने जा रही है। इसी तरह यहां से एक क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमें वहां भी एक लाइन नजर आएगी, लेकिन असल में वो एक सरफेस है। इस सरफेस को हम कहेंगे न्यूट्रल सरफेस। क्या कहेंगे? न्यूट्रल सरफेस। इस न्यूट्रल सरफेस को जब आप क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो इस एक्सिस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडल न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर? नहीं, एक सरफेस है न्यूट्रल सरफेस। उस सरफेस पे जो भी लाइन लाई कर रही है उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उससे ऊपर जाएं तो एलोंगेशन, नीचे जाएं तो शॉर्टनिंग, या सॉरी जो भी सिचुएशन है, हॉगिंग है या सैगिंग है। इस पर्टिकुलर केस में अगर सैगिंग हो रही है, ऊपर जाए तो एलोंगेशन, नीचे जाए तो शॉर्टनिंग। इन केस ऑफ सैगिंग अगर इस तरह की शेप बन रही हो तो। और अगर इसी को हम एक्सिस में क्रॉस सेक्शन में देखें तो दैट लाइन इज न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस उस क्रॉस सेक्शनल प्लेन और न्यूट्रल सरफेस का इंटरसेक्शन है। ये न्यूट्रल एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन है जिसमें एक्स और जी एक्सिस है, और ये आपका शेडेड जो सरफेस है ये न्यूट्रल सरफेस है। इसके जो इंटरसेक्शन है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम बहुत ज्यादा बेंड कर दें तो फिर तो इसमें हो जाएगी फिर भी आप मानते हैं किसी तरफ शॉर्टनिंग होगी और किसी तरफ एलोंगेशन होगी। ज्यादा गो के वो शॉर्टिंग बहुत ज्यादा शॉर्टिंग और एलोंगेशन बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन बीच में तो कोई ना कोई लाइन आनी है ना जिसने ना शॉर्टन होना है ना एलोंगेट होना है, क्योंकि वो जो एलोंगेशन और शॉर्टनिंग का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है एज यू गो टू फ्रॉम एक्सट्रीम साइड टुवर्ड्स इन साइड। जितना फाइबर दूर है सेंटर से उतना उसमें बड़ी डिफॉर्मेशन आ रही है, शॉर्टनिंग हो रही है, एलोंगेशन हो रही है, दोनों तरफ। यानी अगर मैं ये बात करूं तो जो आपको टॉप पे लाइन नजर आ रही है वो ज्यादा शॉर्टन हुई है, उससे नीचे वाली कम शॉर्टन हुई है, फिर बीच में लाइन आगे जो बिल्कुल ही शॉर्टन नहीं हुई, और उससे जो नीचे वाली लाइन है वो शॉर्टन क्या हुई, वो एलोंगेट हुई है, और नीचे जाते जाए तो वो ज्यादा एलोंगेट हुई है सबसे दूर वाली। अब अगर हम ये सिचुएशन इस बीम में कंसिडर कर दें, ये अब ये कैंटिलीवर है, यहां से फिक्स्ड है, यहां से फ्री है, समहाउ अगर इसकी बेंडिंग डिफॉर्मेशन के लिए मैं एक सेगमेंट को कंसिडर कर दें डेल्टा एक्स लेंथ की, ये आपको लोड दिखाया गया, बेंडिंग मोमेंट बाकी नहीं दिखाया गया, बस सिर्फ ये दिखाया गया कि एक बेंडिंग मोमेंट है जो कि क्योंकि हमारे इस वक्त जो कंसर्न है वो बेंडिंग के साथ है, तो वो बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है वो आपको ये दिखाया गया है। और इसको जो एक सेगमेंट ऑफ द बीम कंसिडर किया कि वो ये है, आपको नजर आ रहा है। इस एक्सिस को भी गौर से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी, ये देखिएगा, ये अभी मैं आपको जो शो कर रहा था ये 3D में है। इसी को अगर मैं इस साइड से खड़े होके देखूं तो मुझे एक ये वाली डायमेंशन नजर आएगी लेंथ वाली, और एक ये हाइट वाली डायमेंशन नजर आएगी। ऐसे ही है।
तो ये आपको लेंथ वाली साइड नजर आ रही है बिफोर डिफॉर्मेशन, तो ये स्ट्रेट रहेगा ना, सारी यहां वाली लाइन सब एक जैसी होंगी। यानी बिफोर डिफॉर्मेशन तो आप अगर एक सेगमेंट कंसिडर कर दें तो उसकी ऊपर और नीचे सारी डायमेंशन एक जैसी होंगी ना। आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या होगा, अगर आप एक सेगमेंट यहां कंसिडर करें, उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। अगर मैं थोड़ा सा एग्जैजरेटेडली शो करूं, इधर शॉर्टनिंग, इधर इलॉन्गेशन, एग्री? ऊपर वाले फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सैगिंग डिफॉर्मेशन शो हुई है, और नीचे वाले फाइबर्स एलोंगेट हुए। तो इसको जरा देखिए, न्यूट्रल एक्सिस कहीं दिखा है, इसमें कोई लाइन है जहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई चेंज इन लेंथ नहीं है, नजर आ रही है? अभी हमें नहीं पता कि वो लाइन एग्जैक्टली है कहां पे, ठीक है, बस हमें ये पता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। नाउ लेट्स एनालाइज दिस। मैं इसको लेके जा रहा हूं अपनी वन नोट में। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फाइबर को कंसिडर करता हूं, मैं फाइबर कह रहा हूं, इसको मैं फाइबर कह रहा हूं, ये जो, ठीक, अगर एक पर्टिकुलर फाइबर इसको कंसिडर कर दूं, इसको, ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, जो कि एट डिस्टेंस y है फ्रॉम z एक्सिस, ये यहां पे आपको z एक्सिस नजर तो नहीं आ रहा है, या चले मैं इसको ऐसे कहता हूं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, बस मैं उसको ये लेट्स से वो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इधर था, हमें नहीं पता एग्जैक्टली लोकेशन इस वक्त क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, जहां भी होगा उसको हमने नाम दे दिया ये, यानी ये जो एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो क्रॉस सेक्शनल प्लेन में होता है, ये न्यूट्रल सरफेस की एक लाइन नजर आ रही है हमें, क्योंकि ये तो फ्रंट से हम देख रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन से तो नहीं देख रहे इसको, यानी ये लाइन ना चेंज, इसकी ना लेंथ बड़ी है ना कम हुई है, उस लाइन से इस फाइबर का डिस्टेंस y है, लेट्स से y है, ठीक हो गया, और उसका बिफोर डिफॉर्मेशन लेंथ थी डेल्टा s, जो कि बराबर थी डेल्टा x के, एक सेम लेंथ थी उस सूरत में बिफोर डिफॉर्मेशन। तो आफ्टर डिफॉर्मेशन लेट्स से उसकी लेंथ हो गई डेल्टा s प्राइम, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन लेट्स से डेल्टा s प्राइम हो गई। अब अगर आप नॉर्मल स्ट्रेन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, डिफॉर्म्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, एग्री, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये जो ओरिजिनल लेंथ है ये तो डेल्टा एक्स के बराबर है ना, यहां देखिएगा, यहां तो सेम लेंथ है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एस प्राइम माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ना ये जो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं जरा देखिएगा, एक तो ये रेड है, ये एक आर्क है, कर्वेचर है ना इसमें, तभी जाके इसकी लेंथ चेंज हुई है, और एक ये इसमें भी कर्वेचर है, लेकिन आफ्टर कर्वेचर इसकी लेंथ उतनी ही बन गई जितनी कि इसकी अब जब ये स्ट्रेट था उस वक्त थी, ठीक है। कर्वेचर को तो हम नहीं नेग्लेक्ट कर रहे कि कर्वेचर, न्यूट्रल एक्सिस ये नहीं कि कर्व नहीं होता, न्यूट्रल एक्सिस भी, न्यूट्रल सरफेस ये नहीं कि उसमें कर्वेचर नहीं आता, कर्वेचर आता है, लेकिन जो कर्व्ड उसकी लेंथ है वो उतनी ही है उसकी जितनी की ओरिजिनल थी, बाकियों के ओरिजिनल से डिफरेंट है, ऊपर वालों की ओरिजिनल से कम है, नीचे वालों की ओरिजिनल से ज्यादा है। अच्छा, इस एक रेड लाइन आपको नजर आ रही है डेल्टा एस प्राइम, और ये नीचे ब्लू, इसकी लेंथ चूंकि चेंज नहीं हुई थी तो डेल्टा एक्स से कहलाएगी ना, उतनी जितनी की ओरिजिनल थी। अगर मैं डेल्टा एक्स को, ये कर्व, ये एक लेंथ ऑफ आर्क है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं लेंथ ऑफ आर्क को, तो आपको पता है कैसे लिखूंगा, रेडियस टाइम
जैसे ऊपर डिस्कस किया, अगर मैं ये लेंथ फाइंड करना चाहूं तो मुझे क्या चीज चाहिए? आई नीड द रेडियस ऑफ द कर्व टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। लेट्स से ये मैं आपको जरा कंप्लीट करके दिखाता हूं। ये सर्कल कोशिश करता हूं कि ये आपको दिखा सकूं ऐसे। ये सर्कल कुछ इस तरह से चल रहा था बाहर ऐसे भी। ये इसका रेडियस है जो आपको रो नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज रेडियस रो। ठीक है, तो अगर मैं इस आर्क ब्लू आर्क की लेंथ फाइंड करना चाहूं तो ये कितनी होगी? रो मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड। लेट्स से उस एंगल को नाम दे देते डेल्टा थीटा, और डेल्टा एस प्राइम किसके इक्वल होगा? इसका अपना जो आर्क लेंथ है, ऐसे ही है ना, इसका अपना आर्क लेंथ ये है यहां तक, वो रो माइनस वाई है ना, थोड़ा सा उससे कम आर्क लेंथ है, तो वो कितना होगा? रो माइनस वाई टाइम्स डेल्टा थीटा। नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर। डेल्टा एस प्राइम इज रो माइनस वाई टाइम्स डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स इज रो डेल्टा थीटा divided by रो डेल्टा थीटा। Now can you simplify this? डेल्टा थीटा कॉमन है, कॉमन है ना, कह सकते हैं? क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, रो माइनस वाई टाइम्स डेल्टा थीटा माइनस रो डेल्टा थीटा, मेक्स सेंस, और डिवाइडेड बाय रो डेल्टा थीटा। ओके, डेल्टा थीटा इज कॉमन, ऊपर भी कॉमन ले लिया, नीचे से कैंसिल आउट हो गया। सो रो माइनस रो कैंसल्ड, माइनस वाई ओवर रो, ये रह जाएगा। ये क्या चीज है? नॉर्मल स्ट्रेन। कहां पर? किस फाइबर की? जो वाई डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आपको, अच्छा इसको जरा फाइनल जो रिजल्ट आया इसको जरा देखिएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस वाई ओवर रो। इसका क्या? रो तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो तो ना पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू तो नहीं होगी उसकी ना कोई, वो तो जितना रेडियस है बस उतनी वैल्यू है। अच्छा, y को देखिएगा, अगर मैं इस लाइन से ऊपर की तरफ चलता हूं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूं। इसका मतलब यह है कि जब यहां वहां पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा नेट आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका मतलब है एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नॉर्मल स्ट्रेंथ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी शॉर्टनिंग होगी जब मैं उस न्यूट्रल सरफेस से ऊपर की तरफ जाता हूं। यही हमने ऊपर भी पहले भी डिस्कस कर दिया ना। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, ग्राफ ऑफ व्हाट? एप्सिलॉन वर्सेस वाई, ये ग्राफ बन जाएगा जो आपको अभी नजर आ रही है। मैंने इस तरह प्लॉट किया है, इस तरफ मैंने प्लॉट किया वाई को, और इस तरफ मैं प्लॉट कर रहा हूं एप्सिलॉन को। ठीक है, ये ओरिजिन है मेरा। इक्वेशन क्या है? सॉरी, बड़ा कर दिया। अच्छा, अब ठीक है। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस वाई ओवर रो, यही था। 1 ओवर रो की तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप y की वैल्यू डबल कर दें, एप्सिलॉन भी डबल हो जाएगी। यानी अगर मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन है, एट y इक्वल टू 0 स्ट्रेंथ क्या होगा? 0। जब मैं y की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाता हूं तो ये मेरे पास ये साइड नेगेटिव प्लॉट हुई है। इसमें प्लॉटिंग भी कुछ डिफरेंट तरह से हुई है। इसमें स्ट्रेन को ऐसे प्लॉट किया गया, ये y है, और ये इस तरफ एप्सिलॉन को प्लॉट पॉजिटिव प्लॉट किया गया है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन को इस तरफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, सो y की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने से एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू। एक्सट्रीम सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? एक्सट्रीम फाइबर पे। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आते जाएं तो y की नेगेटिव वैल्यू जब यहां पुट होगी तो नेट आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव।
ठीक हो गया, क्लियर है आपको? इसको, इस फिगर को नॉर्मली वर्ड यूज होता है नॉर्मल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ लिया हुआ था सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, पढ़ा था ना? तो अगर मैं एप्सिलॉन की जगह पे वो जो वैल्यू नजर आ रही है वो पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना? इसका मतलब है सिग्मा की डिस्ट्रीब्यूशन भी, ई की वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू मटेरियल प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल का बीम बने बस वो एक फिक्स वैल्यू है पूरी बीम के लिए। इसका मतलब है स्ट्रेस भी लीनियरली वेरी करेगा विद वाई, जीरो व्हेन वाई इज जीरो, स्ट्रेस इज जीरो व्हेन वाई इज जीरो। न्यूट्रल सरफेस के ऊपर देयर इज नो स्ट्रेस, नो नॉर्मल स्ट्रेस, नो नॉर्मल स्ट्रेन, नो नॉर्मल स्ट्रेस। और वाई की वैल्यू जैसे जैसे मैक्सिमम होती जाएगी, जाहिर है स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी और स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम होती जाएगी। इसका मतलब है एक्सट्रीम्स के ऊपर देयर विल बी, इस साइड पे यहां पे देयर विल बी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और इधर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक हो गया? Now let's look at the flexure formula. वो जो हमने अभी स्ट्रेस पढ़ लिया ना, सिग्मा इक्वल टू माइनस, ये जो इक्वेशन बना ली, माइनस वाई ओवर रो, माइनस वाई ई ओवर रो टाइम्स वाई, सम कांस्टेंट टाइम्स वाई, ये हमने पढ़ लिया ना, सिग्मा इक्वल टू दिस। इसका मतलब है हर वाई की वैल्यू पे देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सिग्मा। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी जो आपको नजर आ रही है, जीरो वाई के ऊपर जीरो सिग्मा। वाई की वैल्यू आप ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं, कंप्रेसिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ बढ़ाते जाएं, टेंशन में वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम नजर आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन या बेंडिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन। जो न्यूट्रल सरफेस वाली लाइन है वहां पे वाई जीरो है, वो अभी डिस्कस हो रहा है, अभी इसी क्वेश्चन के एंड में पता चलेगा कि वो कहां पर है। अच्छा, अगर ये जो स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है ना, सिग्मा आप मैं शो कर रहा हूं, नॉर्मल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस कौन सी होंगी? नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेस आपने पढ़ा ना, सेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेस। अगर आप उससे फोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, हाउ डू यू डू दैट? अब स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटरनल फोर्स ओवर एरिया। तो अगर मैंने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है तो क्या करूंगा? स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब स्ट्रेस की यूनिफॉर्म वैल्यू तो है नहीं ओवर द सेक्शन, जीरो एट न्यूट्रल सरफेस, इंक्रीजेस ऑन वन साइड, कंप्रेशन दूसरी साइड पे जाते जाए तो टेंसाइल की वैल्यू ऐसे ही है ना। तो देयर इज नॉट अ सिंगल वैल्यू ऑफ सिग्मा के जिसको हम पूरे एक वैल्यू और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वी डू, हम स्मॉल एरिया और उस पर जो स्ट्रेस है उससे वर्कआउट करेंगे। एक गिवन स्मॉल एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर जो स्ट्रेस है, फिर अनदर स्मॉल एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर जो स्ट्रेस है। यहां पे देखिएगा स्मॉल एरिया को यहां शो किया गया, डेल डी ए जिसको नाम दिया गया, डी ए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस एट डी ए, उससे क्या बनेगी? फोर्स कंट्रीब्यूटेड बाय दैट एरिया। ऐसे ही है ना कि नहीं? समझ नहीं आ रही? अगर एक एरिया है इस तरह का और उस पे जो स्ट्रेस है इनटू आउट ऑफ द, यानी इस तरह से लग रहा है बाहर से ऐसे ऑन टू द स्क्रीन, और मैं कहूं कि वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं है, तो मुझे अगर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी हो फिर तो आप पूरे एरिया को उस यूनिफॉर्म जो स्ट्रेस इंटेंसिटी उससे मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट फोर्स। ऐसे ही है। लेकिन अगर स्ट्रेस डिफरेंट हो ऑन डिफरेंट एरियाज तो आप जिस जो एक गिवन एरिया जिस पे एक जैसा स्ट्रेस है, मसलन अगर ये एरिया है, इसमें इस एरिया में सेम स्ट्रेस लेवल है क्योंकि इनका वाई एक जैसा होगा ना, तो इस एरिया के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर जितना स्ट्रेस है, इसी तरह नीचे वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय, यानी हर टाइम में सर्टेन एरिया को उस एरिया पे जितना स्ट्रेस है उससे मल्टीप्लाई करूं, इसका समेशन या इंटीग्रेशन करें तो मेरे पास टोटल फोर्स बनेगी इन दी नॉर्मल डायरेक्शन। यही एक्सियल डायरेक्शन भी यही है ना,
यानी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स लग रही है ना। अगर एक बीम में कोई बाहर से एक्सियल लोड नहीं लग रहा तो उसके सेक्शन के ऊपर, जैसे ये कोई भी बीम हो, मैं आपको क्विकली अगर रिकॉल करवाऊं, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड है, इस पे ऊपर से लोड लग रहा है, मैं यहां सेक्शन काटता हूं, तो हम हमेशा ये दो चीजें शो कर रहे होते हैं। ये क्यों नहीं शो करते? क्योंकि हमें पता है एक्सियल लोड लग नहीं रहा, तो बीम में कहां से आएगा? नेट एक्सियल लोड वुड बी जीरो। इसका मतलब है कि दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअली ये सर्टेन वैल्यूज होंगी, लेकिन दे विल एड अप टू जीरो, बिकॉज यही हमने पढ़ा है कि अगर एक्सियल बाहर से लोड नहीं लग रहा एक्सियल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो इंटरनल फोर्स भी नहीं प्रोड्यूस होगी। इस कंडीशन को यूज करते हुए जो आप पूछ रहे थे कि न्यूट्रल सरफेस कहां पे है, ये कैसे पता चलेगा? वी विल गेट टू नो दिस। लुक एट दिस इंटीग्रेशन। डीएफ की जगह लिख दिया सिग्मा डीए, ऑल ओवर द एरिया इंटीग्रेशन करनी ताकि पूरे एरिया से फोर्स आ जाए, और उसमें सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी है वाई ओवर सी इंटू सिग्मा मैक्स। अगर आप इस तरह ना भी पुट करते, आप दूसरी तरह भी पुट करते, मैं आपको दूसरी तरह पुट करता हूं जो मैं अभी तक आपको कहता आ रहा हूं। सिग्मा डी ए था ना, सिग्मा की जगह मैं लिखना चाह रहा हूं जो ऊपर मैंने लिखा माइनस ई ओवर रो इंटू वाई, यही लिखा था, डी ए ऑल ओवर द एरिया। अब इसमें ई इज अ कांस्टेंट, रो इज अ कांस्टेंट, एग्री? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैंने कहा दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सियल लोड। अगर ये जीरो है तो ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है ये चीज जीरो है ना, और इसके जीरो होने का क्या मतलब है? जो नहीं, जो एक्सिस है इस जहां से आपने वाई मेजर किया है जिस रेफरेंस एक्सिस से, वो एक्सिस खुद क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस। अभी तक हम उसको क्या, कौन सा एक्सिस कहते आ रहे हैं कि यह न्यूट्रल सरफेस वाला एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है। अभी हमें पता चला इसी क्वेश्चन से कि दैट न्यूट्रल एक्सिस इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। इसका मतलब है अगर आपको एक बीम के बनाओ, मैं आपसे कहूं कि इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां पे बनेगा, आप उसका सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट कर लेंगे। ठीक हो गया? अभी यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रल एक्सिस इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। बस ये इसके कंक्लूजन है इसका।